नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका रियल हिस्ट्री के इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की जो आज की हालत है और वो कैसे बना, कैसे एक देश के रूप में उभरा और किस सोच पे बना, उसका जो बुनियादी ढांचा वो किस सोच पे खड़ा हुआ, उनके लीडर्स की सोच क्या थी। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में काफ़ी पहले जाना पड़ेगा और हम शुरुआत करते हैं कि जब मुग़ल्स भारत में आए थे तब की बात करते हैं। मुग़ल्स ले लो या इस्लाम धर्म जब भारत में आया था, मुग़ल्स तो काफ़ी बाद में थे, उससे पहले आ गए थे गजनवी। और तो इन लोगों की हमेशा से एक ऐसी सोच थी कि जिहाद की, और इन्हें और कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी। और ये जितना मदरसे से पढ़ते थे और वही पढ़ पाते थे और उससे आगे ये नहीं पढ़ पाए थे। ये एक देखिए, ये एक फैक्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कि बहुत से लोग गुस्सा भी हो सकते हैं इस बात पे कि ऐसा कैसे बोल रहे हो, मदरसे की एजुकेशन को गलत बता रहे हो। देखो, मदरसे की एजुकेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। अब जैसे जिहाद ले लो, जिहाद का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हर किसी को काटते फिरो, हर किसी को उड़ा दो और बोलो कि या तो मुसलमान बन जाओ। या फिर देखो, ऐसा नहीं होता। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिहाद का मतलब ये हो सकता है कि आप खुद इतने अच्छे बन जाओ, आप खुद के अंदर इतनी अच्छाइयाँ पैदा कर लो कि दूसरा बंदा तरसे कि यार मैं भी मुसलमान बनूं। मतलब कि उसके अंदर वो फीलिंग पैदा हो कि यार ये लोग इतने अच्छे हैं, मैं भी ऐसा बनूं। ना कि तो कुछ ऐसी ऐसी शिक्षा इनको मिल रही थी। और ये जब ये हिंदू राजाओं से जब युद्ध करते थे तो इनको, जब ये हार रहे थे तो इनको नारा दिया जाता था जिहाद का, कि धर्म के लिए न लड़ो। और फिर ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर अंग्रेज़ आ गए, वो इनसे भी बड़े कट्टरवादी थे। वो सबसे सुप्रीम मानते थे खुद को। वो खुद को भगवान की एक औलाद के रूप में मानते थे, कहते कि हम सबसे ऊपर हैं। उन्होंने तो हद कर दी, यहाँ तक हद कर दी कि वो जैसे मूर्तियाँ लकड़ी की लाते थे और पता नहीं, हाँ, ऐसे नदी में लोगों को डाल के दिखाते थे कि ये देखो, क्राइस्ट की जो मूर्ति होती थी वो डूबती नहीं थी। दूसरे जो भी धर्मों की मूर्तियाँ वगैरह या जो भी है उसको डूब जाता था, तो वो कहते थे कि देखो हम सुप्रीम हैं। ऐसी हरकतें भी वो करते थे अंग्रेज, क्योंकि खुद को एक लीडर के रूप में बनाने के लिए। और धीरे धीरे ये चलता रहा। फिर 1857 की क्रांति हुई। 1857 की जब क्रांति हुई, फिर उसको अंग्रेज़ों द्वारा दबा लिया गया, क्योंकि वो क्रांति जो है वो एक ही दिन नहीं हो पाई। हालांकि सिग्नल तो इस प्रकार से भेजा जा रहा था कि एक सूखी रोटी भेजी जाती थी हर जगह पे, और एक दिन निर्धारित किया था कि इस दिन सब निकलेंगे क्रांति के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें पेशेंस नहीं थी, इसलिए किसी ने पहले ही कर दिया, किसी ने बाद में किया, किसी ने समय पे किया, और ये क्रांति एक प्रकार से बिखर सी गई थी। और जब इसको दबा लिया गया तो अंग्रेज़ों को लगा कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मुस्लिम्स का है। इन्होंने हिंदुओं को भड़काया और ये अंजाम दिया है क्रांति को। तो अब शिक्षा तो पहले से ही नहीं है। हालांकि उस वक्त तक तो हिंदुओं की शिक्षा को भी बहुत हद तक गिरा दिया गया था, लेकिन हिंदू फिर भी पढ़ रहे थे। और हिंदू कुछ ज़्यादा समझदार थे उनके मामले में, थोड़े समझदार थे वैसे, और वो पढ़ भी रहे थे। क्योंकि हमारी जो हिंदू धर्म की कुछ टीचिंग्स ऐसी हैं जो पहले के समय तो हिंदू धर्म मतलब
आज का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लो और उस वक्त का वो समझ लो, मतलब कि ऐसा था एंसेंट इंडिया के लगभग आप मान लो, क्योंकि जो वैदिक एज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हुआ था, तो उसके अंदर महिलाओं को और सबके मतलब इक्वल राइट्स थे। हालांकि 4 अलग अलग वर्ण थे, मतलब जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण थे, क्योंकि जिनका काम था, क्योंकि एक रूलिंग क्लास होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक किसान होंगे, एक मजदूर होंगे, जाति व्यवस्था नहीं थी। उनके आपस में शादी भी हो सकती थी और महिलाएं भी आ जा सकती थी और हर प्रकार के काम कर सकती थी। उस वक्त ऐसा सिस्टम था। लेकिन ये धीरे धीरे बाद में ये कट्टरतावादी फैलता गया, और क्योंकि एग्रीकल्चर आ गया था तो लगभग ज़्यादा मेल्स थे वो खेतों में काम करते थे और महिलाएं घर का काम करती थी, तो ये एक डिफरेंस बन गया। और उससे फिर क्या है कि धीरे धीरे महिलाएं घर में ही रहने लगी और फिर उनके जो हक हैं उनको दबा लिया गया। हाँ, ये तो होगी पीछे की बात जो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। और हाँ, तो 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने फिर मुस्लिम्स को बिल्कुल ही दबा दिया कि ये इनका ही काम है, और फिर इनको बिल्कुल ही मतलब नीचे ही रखा गया, क्योंकि उस वक्त तो अंग्रेज़ों का वो पूरे कॉलोनी के रूप में कर लिया था भारत को, और उससे पहले भी तो उन्होंने बिल्कुल ही दबा लिया, उनको कोई शिक्षा नहीं दी गई। और फिर मुस्लिम्स के अंदर एक कोई बंदा था जो एक अंग्रेज़ के नीचे काम कर रहा था, और उसको लगा कि अगर भारत देश बनता है, भारत एक देश बनता है, हमें आज़ादी मिलती है, और अगर जनसंख्या के आधार पे सीटें मिली, जनसंख्या के आधार पे जैसे अब वोट पड़ेंगे, तो अगर हिंदू है तो वो तो हिंदू को ही वोट देगा, ऐसी उसकी उस बंदे की सोच थी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। और तो हालांकि स्टेटस भी मुसलमानों का अच्छा नहीं था उस वक्त, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है। और इसीलिए ये तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए वहाँ से आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे ये चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों ने एक एक्ट ला दिया कि भैया अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, कोई आंदोलन करेगा और कोई ज़्यादा मांग करेगा कि हमें भी नौकरियों के अंदर लो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लो, और मतलब कि हड़ताल वगैरह अगर कुछ भी करेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा, हमें नहीं पसंद आएगी, हम उठा के अंदर डाल देंगे और बताएंगे भी नहीं कि क्यों डाला है। और उसकी मिनिमम सज़ा होगी 200 साल, और उससे ऊपर हमारी मर्ज़ी, हम जितनी मर्ज़ी लगाएं, हमारी मर्ज़ी आएगी तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से वो करने लग गए थे। और 1916 में आई जिन्ना, एक कांग्रेस के अंदर एक नेता के रूप में उभरे, और उनका कार्य ये था कि हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर भाईचारा बनाए रखे। लेकिन थोड़े समय बाद उनको लगा कि कांग्रेस मुस्लिम्स के अधिकारों पे ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। और जिन्ना जो है उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, और कहीं ना कहीं जिन्ना के अंदर ये तो था, लेकिन जिन्ना के अंदर एक मैं भी था, एक मैं का घमंड, एक ईगो कि भाई मैं भी सुप्रीम ही हूँ, इसलिए वो अलग भी होना चाहते। क्योंकि ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन्ना आम जनता के बीच में कभी गए ही नहीं, कभी नहीं गए वो। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम जो दूसरे लीडर्स थे उनके साथ टाइप किया था, वो नहीं गए नॉर्मल जनता के अंदर। विस्की पीते थे, सिगार पीते थे, मीट मांस खाते थे, जो कि इस्लाम में बिल्कुल ही गलत है ऐसा करना, ये धर्म के खिलाफ है उनके, लेकिन वो करते थे। और वो बुरे तो थे, लेकिन लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया था उनको शुरू में। लेकिन धीरे धीरे ये जो खुन्नस उनके अंदर पैदा की गई धर्म की, फिर से अनपढ़ तो थे ही, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा आपको ऐसी बातें बोल रहा है तो आपको तो विश्वास होगा ही, आप बिल्कुल अनपढ़ हो, वो लग रहा है कि ये यही बचाएंगे हमें। और ऊपर से अंग्रेज, वो तो चाहते ही नहीं थे कि हिंदू और मुस्लिम एकता से रहे, ताकि भारत अखंड रहे। वो ये नहीं चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि भारत हमारे नीचे कॉलोनी के तौर पर ही रहे। वो नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो। कौन छोड़ना चाहेगा भारत जैसे देश को।
जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो, नहीं छोड़ना चाहेगा कोई भी। वो उसके लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। इसलिए जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि दो फ्रंट पे नहीं, दो साइड से नहीं लड़ सकते, क्योंकि इधर अभी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म स्टार्ट हो गया इंडिया में, और उधर से जर्मनी ने अटैक कर दिया है। तो हम दोनों तरफ नहीं लड़ सकते, अगर दोनों तरफ लड़ेंगे तो दोनों तरफ से हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि देश तो वो थे ही, इसलिए हम पे राज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ वादे कर दिए कि हम जैसे ही इस युद्ध से, ये युद्ध हम जीत लेंगे, समाप्त हो जाएगा, तो हम ये वादे पूरे कर देंगे। तो जब युद्ध समाप्त हुआ, उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, तो गांधी जी ने बोला कि भैया आपने वादा किया था। तो बोला कि वादा किया था पर निभाएंगे नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। फिर तब तक गांधी जी का युग स्टार्ट हो चुका था, और गांधी जी का युग तो इतना मतलब तगड़ा माना जाता है कि उस बंदे का युग था वो किसी पे हाथ रख देता तो उसको कोई नहीं गिरा सकता। अगर उसने किसी मूर्ति पे हाथ रख दिया है तो लोग उसकी पूजा करने लग जाते थे। फिर भी जिन्ना एक अलग ही रहे। जिन्ना को हर बार वो जिन्ना को समझाने में नाकामयाब रहे। जिन्ना नहीं माना, क्योंकि उसके अंदर भी एक ईगो थी। और धीरे धीरे ये चलता रहा। एक बार चुनाव हुए जिसमें मुस्लिम लीग को हार मिली, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी से मदद मांगी कि भैया आप दीजिए बंदे हमें। जर्मनी और जापान ने अटैक कर दिया है, और हमें जो है इनको आज़ाद कराना है, पोलैंड वगैरह को। मतलब कि उस वक्त जिस पे भी उन्होंने अटैक किया था, तो गांधी जी ने बोला कि जो खुद गुलाम है वो किसको क्या आज़ाद कराएगा, कि जो खुद ही गुलाम है वो किसी दूसरे को क्या आज़ाद कराएगा। और ऐसा चलता रहा, और उन्होंने नहीं मदद की, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को और ऊपर ले आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की बात सुनना शुरू कर दी। मुस्लिम लीग ने कुछ शर्तें रखी, उन्होंने मान ली। मुस्लिम लीग ने मदद भी कर दी। और हमारे वैसे तो क्रांतिकारी बहुत सारे रहे हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का भी एक मतलब वो भी गांधी जी के बराबर ही मानो आप उन्हें, क्योंकि गांधी जी जिस पर हाथ रख देते थे, मैंने बताया कि उस बंदे को कोई नहीं हरा सकता, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा उस बंदे के खिलाफ, और जो सुभाष चंद्र बोस जीतते भी। इतने उस बंदे की पावर थी। और ये सब दिमाग से ही हो सकता है, आपकी अच्छी सोच से हो सकता है, आपकी विल पावर से हो सकता है। और इस चीज़ की पाकिस्तानी लीडर्स की पास हमेशा से कमी रही है, आज भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो उनका जो लीडर था एक तरफ जिन्ना, आप बात को समझो, उनका जो लीडर था एक तरफ जिन्ना, वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ एक क्योंकि उसके पास और कोई तो चारा नहीं था एक मुस्लिम्स को इकट्ठा करने का, क्योंकि पहले तो एक बार उसको हार मिल चुकी है। वो धर्म के नाम पे कर रहा था कि हमें ये, अगर अखंड भारत बन गया, आज़ाद हो गया, तो हमारे हक छीन लिए जाएंगे, अत्याचार होगा, ये वो सो चीज़ें वो बोलता था। हालांकि उसको सब पता था, क्योंकि वो भी एक पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन उसने ये किया। और लोग अनपढ़ थे, लोगों ने तो उसको ये बात का वैसे भी विश्वास किया। अब जो लोगों के अंदर जो खुन्नस पैदा आई, वो एक धर्म के नाम पे हुई, ना कि एक देश के नाम पे। अब जैसे हमारे जो नेता रहे हैं या हमारे जो उस वक्त के जो नेता हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आप सबकी सोच देखो। वो अखंड भारत के लिए लड़ रहे हैं, ना कि एक हिंदुत्व के लिए, ना कि सिक्खी के लिए। वो पूरे अखंड भारत के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा पूरा देश आज़ाद हो। उनकी सोच ये है कि हमारे सारे देश के लोगों को आज़ादी मिले, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है।
सबको मिले, उनकी सोच ये थी। लेकिन जिन्ना देश बनाना चाह रहे थे अलग, एक अलग जाति के नाम पे, एक अलग धर्म के नाम पे। तो उन लोगों के अंदर तो फिर वो वही लोग जाएंगे उधर जो चाहते हैं कि हम बस अकेले अकेले रहें। वैसे भी अब अनपढ़ है तो वैसे भी तो उनकी विजन अच्छा नहीं होगा। तो उसके अंदर पहले तो एक उनको कहा गया कि आप अलग अलग राज्य कर लीजिए, 4 राज्य है, 4-5 राज्य जैसे आपके अंदर हो गए, 4 राज्य आपके हो गए, 4 कांग्रेस के हो गए, तो आप जैसा रखना चाहें आप वैसा रख सकते हैं। तो जिन्ना मान गए कि ठीक है, ये तो एक अलग देश जैसा ही है। हालांकि वो एक अलग मतलब होगा तो अखंड भारत ही, लेकिन राज्य अलग अलग होंगे। जैसे मतलब कि जैसे मुस्लिम लीग की जितने भी जीतते हैं तो उनको वो एक पर्टिकुलर एरिया मिलेगा और कांग्रेस को एक अलग मिलेगा, ऐसा सा था कुछ। लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू ने यह क्लियर कर दिया कि अगर मान लो कि उन वहाँ के लोगों को नहीं पसंद है जिन्ना की सरकार, तो वो दूसरे राज्य से मिल सकते हैं। तो जिन्ना फिर मुकर गए। अब कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना उस बंदे में, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो सिर्फ अपने कार्ड्स खेल रहा है, सिर्फ अपने कार्ड्स खेल रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस बंदे में। अगर यही काम वो अपनी सच्ची नीयत से कर रहा होता तो वो कभी ना नुकर नहीं करता। लेकिन फिर उसने डायरेक्ट एक्शन भी करवाया जिसमें कत्लेआम हुआ, लोग काफ़ी संख्या में मारे गए। और फिर नहीं मानना तो फिर उनको बोला गया कि चलो आप एक अलग देश बना लीजिए। और फिर अंग्रेज़ तो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि कॉलोनी रहे। तो उनका ये प्लान फेल हो गया वैसे तो, लेकिन उनका प्लान ये बहुत तगड़ा था। हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका प्लान ये था कि अगर हम ये बोल दें कि जो रियासत भारत में रहना चाहती है वो भारत में रहे और जो पाकिस्तान में रहना चाहती है वो पाकिस्तान में रहे, तो ये इनके अंदर एक गृह युद्ध बहुत तगड़ा फैल जाएगा, बहुत तगड़ा युद्ध फैल जाएगा। और फिर ये वही गुहार लगाएंगे, हमारे पैर पकड़ेंगे कि आप बचाओ हमें, शांत करो सबको, और हम बने रह जाएंगे। लेकिन हमारे नेता जिनकी विल पावर अच्छी थी, सोच अच्छी थी, उन्होंने भारत को जहाँ तक हो सकता है इकट्ठा किया। कत्लेआम हुआ पर उस लेवल पे नहीं हो पाया जितना अंग्रेज सोच रहे थे। हुआ, बहुत लोग मारे गए, लेकिन जिस लेवल पे अंग्रेज सोच रहे थे उस लेवल पे नहीं हो पाया। अगर उस लेवल पे होता तो फिर तो कॉलोनी बना फिर से रह जाता भारत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज़ादी कभी मिलती नहीं, आज़ादी मिलती पर लेट मिलती थोड़ी सी। तो जो कश्मीर के राजा थे, अब ऐसे ऐसे तो हमारे राजा थे, क्योंकि अब जो हजारों सालों से सिस्टम चला रहा है राजा का, उसको डर तो लगेगा एकदम से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होगा। तो वो कह रहा था कि मैं तो अपना अलग देश बनाऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर। और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो मुस्लिम था, और वहाँ की जनसंख्या भी मुस्लिम थी, राजा हिंदू था। तो वो प्रधानमंत्री की चाल ये थी कि एक बार तो अलग देश के नाम पे निकल लेते हैं और फिर पाकिस्तान के साथ मिला देंगे। लेकिन जब हरि सिंह ने साइन नहीं किए किसी पर भी, और जिन्ना में पेशेंस तो थी नहीं, सही काम तो कभी किए नहीं, उसने गवालियों की पहनावे में फौजियों को भेज दिया अपने अटैक करने। और जहाँ तक भी वो बढ़ पाया, जो उनका ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे चाहे जो हिंदू था चाहे कोई मुसलमान था, उन्होंने कत्लेआम किया। महिलाओं का, बच्चियों का, पुरुषों का, बूढ़ों का, और महिलाओं बच्चियों का रेप किया उन्होंने। ये हालत उन्होंने की। फिर हरि सिंह ने साइन किए और कश्मीर का विलय हो पाया भारत में। और ऐसे ही हैदराबाद के निज़ाम थे। अब हैदराबाद भारत के बीचों बीच है, बीच में ही है वैसे तो। कहाँ पाकिस्तान रह गया, कहाँ हैदराबाद रह गया। और वो कह रहा था कि नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। अब वो उसकी अपनी अलग सोच थी, उसके अंदर भी ऐसा मतलब कि अजीब सा डर फील कर रहा था वो कि मुस्लिम तो उधर चले गए, क्योंकि अनपढ़ थे, मैंने आपको बताया ही है। तो वहाँ भी मतलब थोड़ा बहुत लड़ाई हुई, थोड़ी बहुत तो नहीं मतलब काफ़ी हुई, लेकिन उसका भी विलय कर लिया गया।
ऐसे गोवा और काफ़ी थे ऐसे, कुछ अपनी मर्जी से ही मिल गए। अब आप सोचो कि जिन्होंने इतना कत्लेआम किया, जिनकी सोच ऐसी है शुरुआत से ही, वो कैसे एक देश के देश के रूप में सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो सरवाइव। और वही आज पाकिस्तान में हो रहा है। इन्होंने खुद के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इनका देश बना, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनना तैयार होने लगा, बनना शुरू हुआ, तो उसके अंदर जो इनका आर्मी चीफ होता है, उसकी पावर, जब तक संविधान बना नहीं है तो उसकी पावर लगभग ज़्यादा ही होगी। और तो अब वहाँ पे जब बन गया तो जिन्ना वहाँ पे बोल रहा है कि बनना शुरू हुआ तो कि भैया आप वैसे तो नॉर्मल, तो आप जाति धर्म के नाम पे भेदभाव थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन राजनीति के अंदर नहीं होगा। किसी नेता के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये हिंदू है या ऐसा है। अब वो बातें चेंज हो रही है जिन्ना की, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो पढ़ा लिखा है। उसने अपने नाम के लिए तो एक अलग देश तैयार कर लिया, अब वहाँ का राष्ट्रपिता तो बन गया। लेकिन अब वहाँ पे जो बंदे गए हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी सोच तो डेवलप्ड नहीं है। वो तो एक ही धर्म के नाम पे गए हैं, उनके अंदर तो फुल खुन्नस है, वो नहीं बनने देंगे हिंदू को। अब वहाँ पे हिंदू शायद 21 से 25% के बीच में थे जब पाकिस्तान बना है, आज 3% है। और जिंदा वहाँ पे उन हिंदुओं को नेता बनाने की बात कर रहा था, सिखों को, हिंदुओं को, वो उन्होंने नहीं होने दिया। अब तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि आज पाकिस्तान ऐसा क्यों है। और उसके बाद वहाँ पे देखो आर्मी का रूल कितनी बार लागू हो चुका है। वहाँ पे आज तक आर्मी रूल कर रही है, आज तक। पॉलिटिशियन तो सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का है, उनकी सोच ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा। वहाँ की शिक्षा की जो सिस्टम है उसके अंदर आप देखो कि हमारे तो जैसे 10वीं तक कंपलसरी होती है हिस्ट्री, हमें तो पढ़ाया जाता है, और हमें बड़ा बड़ा पता होता है कि हमारा देश के बारे में, हमारी हिस्ट्री, हमारा आर्ट एंड कल्चर हमें पता होता है कि कैसा है। उन्हें नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि एक तो उन्हें हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है वो पूरी गलत है, और दूसरा नंबर वहाँ पे शुरू से ही बच्चे के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो हिस्ट्री ले चाहे वो ना ले, कोई ज़रूरी नहीं है उसको हिस्ट्री लेना। वो हिस्ट्री की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते वो। ऐसा इसलिए है, आज ऐसी हालात पाकिस्तान की इसलिए है। उनको ये बताया गया कि जितने भी युद्ध भारत के साथ हुए हैं सारे हम ही जीते हैं, और उनके लोगों को ये समझ नहीं आता आज तक कि बांग्लादेश कैसे बन गया। उनको आप कुछ भी समझा दो, उनको आप कुछ भी सबूत उनके सामने रख दो, उनकी जनता के, उनके खून के अंदर ये चीज़ भरती गई है। एक तो होता ना कि दिमाग के अंदर भरना, नहीं, उनके जीन्स के अंदर ये बातें भर दी गई हैं कि भैया पाकिस्तान तो सबसे तगड़ा है और हिंदुओं ने हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। जम्मू एंड कश्मीर में भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें हमें आज़ाद कराना है। और लोग इतने मूर्ख हैं, क्योंकि भाई बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो तो यही सोचते हैं कि हाँ भाई आज़ाद कराना है अपनी, वो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को पता ही नहीं होता कि आर्मी का चीफ कौन है, क्योंकि आर्मी की चीफ का काम, हालांकि मेरा मतलब ये नहीं कि आर्मी के चीफ के लिए हमारी इज्जत नहीं है, बहुत इज्जत है, क्योंकि हमारी वो रक्षा करते हैं। वो नहीं है तो हम नहीं है। लेकिन एक उनको सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, देश की संप्रभुता के लिए रखा जाता है कि बनी रहे और बाहरी आक्रमणों से हमें बचाया जा सके। अब वो देश के अंदर तो देश के अंदर आर्मी इंटरफियर नहीं कर सकती, ये आर्मी का काम नहीं है, लेकिन वहाँ पे यही हो रहा है। वहाँ पे जो आर्मी चीफ है वही प्रधानमंत्री है, वही राष्ट्रपति है, वही है सब कुछ। आर्मी चीफ ये है, बाकी सब सारे नाम के हैं। आर्मी जिसको चाहे उठा सकती है, ठोक सकती है वहाँ पे।
कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। इमरान खान बोला था, इमरान खान के वो पीटीआई के सपोर्टर्स बोले थे, क्या हुआ? सारे भाग गए, सारे भाग गए, कोई नहीं रुका, सारे के सारे। और इमरान खान ने बोलकर भी क्या बोला? उसने भी वैसे तो अगर वो एक सच्चा नेता होता तो वो अपने लोगों को ये बोलता कि आप प्रोटेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तोड़ फोड़ मत करो, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है, जो देश है ये आपकी संपत्ति है, आपकी मेहनत से बना है। जो भी इमारतें बनी हैं, जो कुछ भी बना है, ये आपकी मेहनत से बना है, आप इसे मत तोड़िए। उसने ये सब नहीं बोला, क्योंकि उसके अंदर भी एक ईगो है, मैं का ईगो, खुद के नाम का ईगो। और वहाँ पे हर दूसरे बंदे को ये गलतफहमी है, हर दूसरे बंदे को। आप उनको जो मर्जी सबूत दे दो, वो कहेंगे नहीं जी, इंडिया फेल है और पाकिस्तान सबसे ऊपर है, वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। वहाँ के आज के नेता ये बोल रहे हैं कि भारत चंद्रयान 3 पे क्यों पैसे खर्च कर रहा है, वो स्पेस सेंटर पे पैसे ही क्यों खर्च कर रहा है, जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है? वो अपनी जनता को ये बता रहे हैं। ये सोच है उन लोगों की। क्या सोचते हैं आप, क्या तरक्की करेगा वो? पाकिस्तान के अंदर ट्रैवलिंग के लिए बहुत कुछ है, खनिज बहुत सारे हैं बलूचिस्तान एरिया में, सब कुछ है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज बलूचिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो। और इनकी अब ऐसा कहा जाता है कि कहीं न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि इनकी आर्मी के या जो ISI या जो भी इनके बंदे होते हैं, ये पैसों के लिए भी काम कर देते हैं। कि ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इतना गिर चुका है ये देश कि अब ये उठना मुश्किल है। यहाँ पे तो अब कोई होगा तो रेवोल्यूशन ही होगा, और वो पता नहीं कब होगा, क्योंकि अभी तो लोग अभी तो इन्होंने समझना स्टार्ट नहीं किया। अभी तो इनकी वो अगर बोला जाए तो प्यूबर्टी भी नहीं आई है। कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, सिर्फ भारत के नाम पे हमेशा लड़ाया है, हमेशा भारत के नाम पे लड़ाया है, और सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस पे खर्च किए हैं। और आज इनके पास जितने भी रिजर्व्स हैं, वो सारे के सारे रिजर्व्स इधर उधर से मांग तांग के लिए हुए हैं, इनका खुद का कुछ नहीं है। हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी देश ऐसी घटिया हालत में रहे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, क्योंकि उनके बेचारों की समझ ही डेवलप नहीं हुई है अभी तक। वो अभी भी मेडिवल हिस्ट्री में जी रहे हैं, तो उससे आगे नहीं आए हैं। आज दुनिया में अलग अलग देश अपने अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। कि घर में इंसान का तो अपना एक ड्रीम होता है, लेकिन अगर वो इंसान से मिलकर देश बनता है तो उस पूरे देश का एक ड्रीम होता है, वो अचीव करने की सोचते हैं। लेकिन ये कश्मीर से आगे जा ही नहीं रहे। हालांकि इनके खुद की कश्मीर की सोच, जो इनके कश्मीर के जो एरिया है, वो पहले जितना खराब था उससे भी ज़्यादा खराब हो गया, उससे भी ज़्यादा खराब हो गया। अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें नहीं जाना इस्लामाबाद, हमें श्रीनगर जाना है, जम्मू जाना है, हमारे पास वो रास्ता भी है। क्योंकि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। वहाँ पे बिजली बन रही है, बिजली इधर आ रही है पाकिस्तान के अंदर नीचे की तरफ, उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। वहाँ पे बिजली है ही नहीं। बिजली बनती उनके ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यूज़ नीचे के पाकिस्तान में होती है। फिर ये CPEC लेके आए। इमरान खान ने एक अच्छा काम किया कि उसने CPEC पे ताला लगाया हुआ था जब तक वो रहा, क्योंकि उसने कहा था कि ये तो एक डाका है, ये एक डाका है और ये बिल्कुल खा जाएगा पाकिस्तान को। क्योंकि वो जो चाइनीज़ CPEC बना रहे, देखो चाइनीज़, हालांकि इस्तेमाल उसका सबसे ज़्यादा चाइनीज़ करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मुनाफा चाइनीज़ को होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे जो भी ये बिजली घर बन रहे हैं, वहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब चाइनीज़ बना रहे हैं, सब चाइनीज़ों की कंपनियाँ बना रही हैं।
तो वो पैसा इनडायरेक्टली किसके पास जाएगा? वो चाइनीज़ के पास ही जाएगा। वो बिजली बेचेंगे, बिजली का पैसा कहाँ जाएगा? चाइनीज़ कंपनी के पास जाएगा जिसने बनाया है। पाकिस्तानियों को तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ बिजली मिली। लेकिन अब वो उस बिजली का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत जा रही है उनको, वो उसका भी पैसा नहीं दे, क्योंकि है ही नहीं, क्या देंगे? यही कारण है। और सी पैक के अंदर इन्होंने जितना कर्ज पाकिस्तान को दिया है, तो पॉलिटिशियन इनके इधर उधर कर गए। कुछ नहीं, वो सी पैक बंद पड़ा हुआ है अभी, तो फिलहाल तो उसको दोबारा चालू करने की सोच रहे हैं, पर वो चाइनीज़ बोलेंगे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम्हारे टारगेट पूरे नहीं हुए, तुम कुछ नहीं कर सकते। उनका फॉरेन जो मिनिस्टर जो पाकिस्तान का है वो बोल रहा है, मतलब कि चाइना के अंदर जो रहता है उनका, वो बोल रहा है दूत। तो ये इनकी अब हालत है। और हमें वैसे तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, और ऐसी हालत उसकी नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे सिक्योरिटी इश्यूज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्होंने सारा पैसा खर्च कहाँ किया है? हमारे कश्मीर के ऊपर किया। हमें कश्मीर लेना, क्योंकि इसी राजनीति के ऊपर इनको वोट मिलते थे। हालांकि पाकिस्तान के लोग तो ये कह रहे हैं कि आज तक हमें वोट का हक दिया ही नहीं गया, क्योंकि जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं, कोई इक्का दुक्का कहीं ना कहीं कोई इक्का दुक्का है, वो बंदा अगर सामने आ रहा है तो वो ये बात कह रहा है कि हम मुझे तो आज तक वोट का अधिकार मिला भी नहीं। हिंदू सकते हैं उनकी जनसंख्या घटकर बिल्कुल ही जीरो के बराबर ही मानो आप। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी? ये मेरी वैसे तो पहली वीडियो है, और अगर आपको जो भी गलतियाँ लगी हो, जो भी अच्छाइयाँ लगी हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं भी आगे से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे से और अच्छे से काम करके मैं वीडियो लेकर आऊँगा, और आगे से अलग अलग कैरेक्टर पे वीडियो लेके आऊँगा, अलग अलग व्यक्तित्व पे वीडियो लेके आऊँगा, जैसे महात्मा गांधी जी है, सुभाष चंद्र